मैं अभी रिवॉल्वर और चाकू अपने पास ही रखूंगा। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो मैं रिवॉल्वर कहीं फेंक दूंगा, लेकिन चाकू अपने पास ही रखूंगा। ये शिकारी चाकू है, इस पर पुलिस को कोई शक नहीं पड़ेगा। चारों तरफ पू फटने की हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। डायागढ़ के स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। सूरज की रोशनी ने जंगल के तोहमात मेरे जहन से जालों की तरह साफ कर दिए। मैंने अपनी बीवी को हासिल कर लिया था। अब मुझे नाग देवी के मंदिर और इसके सांप और पुजारी सपेरे और इनके जाहिलाना रसूमात बेहकीकत लगने लगे थे। डायागढ़ का स्टेशन तकरीबन खाली पड़ा था। मामूली सा देहाती स्टेशन था जहां एक भी मुसाफिर दिखाई नहीं देता था। मालूम हुआ कि यहाँ कोई मेल ट्रेन नहीं ठहरती। ब्रांच लाइन का स्टेशन है, सिर्फ 2 पैसेंजर ट्रेनें आती हैं, एक दिन में 10:15 बजे और दूसरी रात को आती थी। मैं जमीला को लिए प्लेटफार्म पर एक तरफ होकर बैठ गया। जब दिन काफ़ी चढ़ आया तो प्लेटफार्म पर कुछ देहाती किस्म के मुसाफिर नजर आने लगे। मैंने जमीला से कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए, तुम यहाँ से मत हिलना। स्टेशन से बाहर एक छोटी सी दुकान थी। यहाँ से मैंने 2 बंद मक्खन और चाय की मिट्टी के गिलास लिए और जमीला के पास आ गया। मैंने ज़मीन पर बैठे बैठे नाश्ता किया। दिन की रोशनी में मुझे जमीला का चेहरा पहले से उतरा हुआ नजर आया। इसका रंग भी सांवला पड़ गया था। मैंने इससे बिल्कुल ना पूछा कि वो इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है। ये पूछने की ज़रूरत भी नहीं थी। करीबी नलके पर हमने मुँह हाथ धोया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। जब ट्रेन आने में आधा घंटा रह गया तो मैं टिकट लेने प्लेटफार्म से बाहर आ गया। बुकिंग क्लर्क ने बताया कि वहाँ से कोई गाड़ी सीधी दिल्ली नहीं जाती। मालूम हुआ कि ये गाड़ी मुझे बिलासपुर तक ले जाएगी। बिलासपुर से मुझे जबलपुर वाली गाड़ी पकड़नी होगी। जबलपुर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। मैंने 2 टिकट दिल्ली के लिए। ट्रेन लेट थी, जब आई तो मुसाफिरों से भरी हुई थी। इसमें कोई जनाना डब्बा नहीं था। मेरे पास 3rd क्लास के टिकट थे। 3rd क्लास के टिकट मैंने इसलिए ख़रीदे थे कि ये क्लास एक मफरूर कैदी के लिए निस्बतन महफूज होती है। हम भी दूसरे मुसाफिरों के साथ एक डब्बे में घुसकर बैठ गए। ये सफ़र भी काफ़ी लंबा सफ़र था। बहरहाल पहले हम बिलासपुर पहुँचे, वहाँ से जबलपुर जाने वाली गाड़ी पकड़ी। जबलपुर बड़ा शहर था। हम रात के वक्त जबलपुर पहुँचे थे। प्लेटफार्म पर पुलिस के सिपाही चल फिर रहे थे। एक जगह मैंने इंडियन मिलिट्री पुलिस के जवान भी देखे। मैं मुहतात हो गया। रिवॉल्वर अभी भी मेरी पतलून की जेब में था। इसे फेंकने को जी नहीं चाहता था। अपने बचाव के लिए यही एक कारगर हथियार था। जब तक दिल्ली जाने वाली गाड़ी नहीं आई, मैं और जमीला प्लेटफार्म पर ही दूसरे मुसाफिरों के दरमियान छुप कर बैठे रहे। इस तरह किसी पुलिस के सिपाही को हम पर शक नहीं पड़ सकता था। दिल्ली जाने वाली गाड़ी रात के 2 बजे आई। हम दोनों इसमें सवार होकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। सारी रात और अगला दिन सफ़र में गुजर गया। रास्ते में भारत के जबलपुर, कानपुर और इलाहाबाद जैसे कई बड़े शहर आए। रिवॉल्वर अभी तक मेरी जेब में था। मैंने एहतियातन इसे पतलून की जेब से निकालकर जैकेट के अंदर वाली जेब में रख लिया था। रास्ते में कोई ऐसा वाक़या पेश न आया जिससे मुझे एहसास होता कि मैं इंटेलिजेंस वालों की नज़रों में आ गया हूँ। ढाका फॉल को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था और मशरक़ी पाकिस्तान से फ़रार होकर बिहारी और दूसरे गैर बंगाली भारत में दाखिल हो रहे थे और CID इनकी तलाश में रहती थी। इलाहाबाद के स्टेशन पर मैं प्लेटफार्म पर थोड़ी देर के लिए उतरा तो मैंने एक सिविलियन कपड़ों वाले आदमी को देखा। मेरी तजुर्बाकार नज़रों ने इसे फ़ौरन पहचान लिया कि ये CID का आदमी है, मगर इसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। मैं दूसरी तरफ से होकर डब्बे में चढ़ गया। ट्रेन दिल्ली स्टेशन में दाखिल हुई तो मैंने जमीला से कहा, यहाँ हम ज़्यादा दिन नहीं ठहरेंगे। मुश्ताक अली साहब हमें किसी न किसी तरह पाकिस्तान भिजवाने का ज़रूर इंतज़ाम कर देंगे। जमीला खामोश रही। किसी वक्त इसको चुप सी लग जाती थी। मैं इसे बुलाता तो वो इस तरह चौंक पड़ती जैसे किसी गहरे ख्याल में गुम हो। इसमें यह भी एक नुमाया तब्दीली आ गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद सब ठीक हो जाएगा। वहाँ वो अपने लोगों से मिलेगी तो भारत में गुजारे हुए डरावने दिनों की याद इसके दिल से महव हो जाएगी। रात का पहला पहर था। रात के 8 सवा 8 बजे का वक्त था जब ट्रेन दिल्ली पहुंची। पहले मैंने सोचा कि जमीला को साथ लेकर सीधा मुश्ताक अली साहब के होटल पर चला जाऊं। फिर अचानक ख्याल आया कि मुश्ताक साहब के होटल में मुमकिन है दिल्ली के सबसे बड़े जराइम पेशा बदमाश श्री राज के जासूस मौजूद हों और वो इसे जाकर खबर कर दें कि जिस औरत को आपने अपने गुरु देवगिरी के हवाले किया था वो मुश्ताक साहब के होटल में वापस आ गई है। मैंने जमीला को औरतों के 2nd क्लास वेटिंग रूम में बिठाया और ख़ुद प्लेटफार्म पर आकर मुश्ताक साहब को फ़ोन किया। वो होटल में मौजूद थे। मेरी आवाज़ पहचान गए। कहने लगे, कब आए हो? जब मैंने इसे बताया कि अभी अभी दिल्ली पहुंचा हूं और रेलवे स्टेशन पर ही हूं और मेरी बीवी जमीला भी मेरे साथ है, तो उन्होंने पहला सवाल किया कि तुम्हारे आसपास तो कोई मौजूद नहीं है। मैंने कहा कि मैं टेलीफोन बूथ में हूं और अकेला हूं।
वो बोले, तुमने बड़ी अक्लमंदी की कि सीधा होटल नहीं आ गए। अब तुम ऐसा करो कि प्लेटफॉर्म पर टेलीबूथ फ़ोन के पास ही रहो, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने मुझसे प्लेटफॉर्म का नंबर पूछा और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने वेटिंग रूम में जाकर जमीला को बताया कि मेरे दोस्त मुश्ताक साहब हमें लेने आ रहे हैं। जमीला ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार न किया। मैंने कहा, वो प्लेटफॉर्म पर आएंगे, मैं बाहर जाता हूँ, तुम आराम से बैठे रहो। आधे घंटे बाद मुश्ताक साहब आ गए। आते ही बोले, तुम्हारी बेगम कहाँ है? मैंने कहा, वेटिंग रूम में है। मुश्ताक साहब बोले, स्टेशन के सामने बाएं जानिब हार्डिंग लाइब्रेरी है, तुमने देखी है? जी हाँ, मुझे मालूम है, बस मैं गाड़ी लेकर लाइब्रेरी के गेट पर रहूँगा, तुम जमीला भाभी को लेकर वहाँ आ जाना। इतना कहकर मुश्ताक साहब प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ चल दिए। मैंने वेटिंग रूम में आकर जमीला को साल लिया और गेट की तरफ बढ़ा। चलने से पहले मैंने माहौल का पूरी तरह जायज़ा ले लिया था। वहाँ रेलवे स्टेशन के संतरी ज़रूर इधर उधर खड़े थे, मगर मिलिट्री पुलिस का कोई जवान नहीं था। जमीला मेरे साथ साथ चल रही थी, वो साड़ी पहने हुए थी, हिंदू औरत लगती थी। प्लेटफॉर्म के गेट पर टिकट चेकर को मैंने दोनों टिकट दिए तो करीब ही कुर्सी पर बैठे हुए एक आदमी ने सिगरेट पीते हुए हमें गौर से देखा। साफ लग रहा था कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है। मैंने ज़रा सी भी घबराहट का इजहार न किया। टिकट चेकर सिख था। वो हमारे टिकट लेने के बाद हमारे पीछे आने वाले मुसाफिरों की तरफ मुतवज्जा हो गया। मैं जमीला के साथ बड़े सुकून से चलता स्टेशन की ड्यूटी में आ गया, जहाँ बहुत मुसाफिर थे और शोर सा मचा हुआ था। मुझे लग रहा था कि इंटेलिजेंस वाले की नज़रें मेरा ताक़ुब कर रही हैं। मैंने जानबूझकर हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा नीचे गिरा दिया। जमीला रुक गई। मैंने लिफाफा उठाने के बहाने पीछे गेट पर निगाह डाली तो देखा कि वो आदमी कुर्सी पर ही बैठा हुआ था। मैं मुतमईन हो गया कि इस शख्स की निगाहों में मैं नहीं आया था। स्टेशन से बाहर आकर मैं बाएं जानिब हो गया। हर तरफ रोशनियां थी, सड़क पर बहुत ट्रैफिक थी। लेडी हार्डिंग लाइब्रेरी स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं थी। हम फुटपाथ पर चलते हुए लाइब्रेरी के करीब आ गए। लाइब्रेरी के बड़े गेट की एक जानिब पुराने मॉडल की गाड़ियां खड़ी थी। गाड़ी के बाहर कोई आदमी नहीं था। मैं जमीला के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ा। करीब जाकर देखा कि ड्राइविंग सीट पर मुश्ताक साहिब बैठे हैं। खिड़की का शीशा नीचे उतार कर बोले, दोनों पीछे बैठ जाओ। उन्होंने शीशा ऊपर कर दिया क्योंकि दिल्ली में काफ़ी सर्दी थी। हम गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गए। मुश्ताक साहब ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी स्टेशन से निकलकर दिल्ली की सड़कों पर आई तो मुश्ताक साहब ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, भाभी जान आदाब। मैंने जमीला को कोहनी मारी। जमीला एक बार फिर किसी गहरी सोच में गुम थी। चौंक पड़ी। मैंने कहा, मुश्ताक साहब ने सलाम किया है। जमीला ने आहिस्ता से वालेकुम सलाम कहा और खामोश हो गई। मुश्ताक साहब मुझसे मुखातिब होकर बोले, तुमने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया है करमदाद, तुम्हारी दास्तान आराम से बैठकर सुनूंगा। मैंने पूछा, क्या हम होटल जा रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा, जमीला भाभी को साल लेकर तुम्हारा होटल में ठहरना खतरनाक बात होगी। होटल श्री राज के आदमी आते जाते रहते हैं। जमीला मेरे बिल्कुल साल लगकर बैठी हुई थी। मैंने महसूस किया कि श्री राज का नाम सुनकर इसने एक झुरझुरी सी ली थी। वो सच्ची थी। श्री राज ही वही बदमाश था जिसके आदमी जमीला को कोलकाता से खरीद कर दिल्ली ले गए थे और श्री राज ही ने जमीला को पुजारी देवगिरी के हवाले किया था। गाड़ी दिल्ली की रोशन रोशन सड़कों पर दौड़ती चली जा रही थी। मैं इस शहर की सड़कों से ज़्यादा वाकिफ नहीं था। गाड़ी शहर की ज़्यादा ट्रैफिक वाली सड़कों से निकलकर एक निस्बतन कम ट्रैफिक वाली सड़क पर आ गई थी। मैंने मुश्ताक साहब से बिल्कुल न पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जाहिर था कि वो हमें किसी ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ हम श्री राज और इंटेलिजेंस वालों की निगाहों से महफूज होंगे। गाड़ी ऐसे इलाके से गुजर रही थी जहां दूर दूर कोठियों की रोशनियां नजर आती थी। सड़क पर ट्रैफिक भी ना होने के बराबर थी। काफ़ी देर के बाद गाड़ी बड़ी सड़क को छोड़कर एक छोटी सड़क पर आ गई। यहाँ फासले फासले पर मकानों की रोशनियां थी। ऊंचे ऊंचे दरख्त भी थे। गाड़ी एक मकान के फासले पर रुक गई। मैंने गौर से देखा, एक मंजिला मकान था। आगे दीवार थी। दीवार में दरवाज़ा था जो बंद था। मकान पर अंधेरा छाया था। सिर्फ एक जानिब शायद किचन या गुसल खाने की बत्ती जल रही थी। हम गाड़ी से बाहर आ गए। मुश्ताक साहब ने कहा, ये मेरा अपना मकान है। होटल खोलने से पहले मैं यहीं रहा करता था। यहाँ तुम लोग बिल्कुल महफूज हो। मुश्ताक साहब ने घंटी का बटन दबाया। दूसरी बार बटन दबाने से अंदर बरामदे की बत्ती रोशन हो गई। किसी मर्द की आवाज़ आई, मियाँ कौन हो? मुश्ताक साहब ने कहा, चचा दरवाज़ा खोलो। आ गया हुजूर। और फ़ौरन दरवाज़ा खुल गया। एक बूढ़े आदमी ने बड़े अदब से हमें सलाम किया और मुश्ताक साहब से पूछा, हुजूर मेहमानों का सामान गाड़ी में ही है? मुश्ताक साहब बोले, नहीं चचा खैर दिन, सामान नहीं है, तुम जाकर बेडरूम खोल दो। मुख्तसर सा आरामदेह और अलग थलग मकान था। बेडरूम में 2 पलंग 7 साल लगे थे। बिछौना बिछा हुआ था। मुलाजिम खैरदीन ने बिजली का हीटर ऑन कर दिया। मुश्ताक साहब बोले, चचा मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करो। जी हुजूर। मुलाजिम चला गया। जमीला पलंग पर बैठ गई। इसने सिर्फ साड़ी पहन रखी थी। इसे सर्दी महसूस हो रही थी। मैंने इसके शानों पर कंबल डाल दिया। मुश्ताक साहब कहने लगे, भाभी के लिए गर्म कपड़ों का बंदोबस्त हो जाए। बाथरूम साथ ही है, वहाँ गर्म पानी भी है।
तुम लोग मुँह हाथ धो लो, मैं कुछ देर में आता हूँ। मुश्ताक साहब के जाने के बाद मैंने जमीला से कहा, तुम अंदर जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे बाद नहा लूँगा। जमीला ने कोई जवाब न दिया, खामोशी से उठकर गुसल खाने में चली गई। मैं बिजली का हीटर करीब करके पलंग पर बैठा रहा। वो नहाने के बाद बाहर आई तो बालों को तौलिए से खुश्क कर रही थी। कहने लगी, तुम भी नहा लो। मैंने भी गुसल किया। गर्म पानी ने जिस्म को फिर से तरोताज़ा कर दिया। गुसल खाने में टूथब्रश, कंघी, तौलिया वगैरह सब कुछ मौजूद था। इतने में मुश्ताक साहब आ गए। कहने लगे, तुम लोगों के लिए नए कपड़े अब सुबह ही आएंगे, खाना तैयार हो गया है, आओ खाना खा लो। साथ वाले छोटे से कमरे में ज़मीन पर कालीन बिछा हुआ था। कालीन पर दस्तरखान बिछा था और खाना मुलाजिम ने लगा दिया था। हमने खाना खाया। खाने के दौरान मैंने मुश्ताक साहब को अपनी सारी राम कहानी सुना दी, लेकिन जमीला के जिस्म पर सांपों के चलाने और सांपों के मंत्र फूंकने का बिल्कुल जिक्र न किया। यही कहा कि नाग देवी के मंदिर में जमीला को पुजारी देवगिरी ने जमीला को दूसरी दासियों के साथ रखा हुआ था। मैं किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच और जमीला को वहाँ से निकालने में कामयाब हो गया। मुश्ताक साहब मेरी दास्तान सुनकर बोले, बड़ी हिम्मत की तुमने करमदाद, खुदा का शुक्र है कि भाभी को इन काफरों की कैद से निजात मिली। बस अब तुम लोगों को सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि बिला ज़रूरत इस मकान से बाहर न जाना। भाभी के फरार का श्री राज को ज़रूर पता चल जाएगा। देवगिरी पुजारी चूँकि बदमाश श्री राज का गुरु है, इसलिए इसके आदमी भाभी की तलाश में चारों तरफ निकल पड़ेंगे। श्री राज के बाज़ आदमियों ने भाभी को देख रखा है, इसलिए मैं भाभी को भी हिदायत करूँगा कि भाभी तुम इस मकान के अंदर ही रहना। मैंने मुश्ताक साहब से कहा, मुश्ताक साहब आपके हम पर पहले ही बड़े एहसान हैं, एक एहसान और कर दीजिए और हमें किसी तरह पाकिस्तान पहुंचा दे। खाना हम खा चुके थे। मुश्ताक साहब बोले, मियाँ हाथ धो लो, बैठ कर बात करेंगे। इस वक्त बूढ़ा मुलाजिम खैरदीन खाना रखकर हमारे हाथ धुला रहा था। जब वो चला गया तो हम दीवार के साथ लगे पुराने सोफ़ों पर बैठ गए। मुश्ताक साहब ने जमीला से कहा, भाभी आप अंदर जाकर आराम करें, आप बहुत थकी हुई हैं। मैंने भी जमीला से कहा कि वो बेडरूम में जाकर सो जाए। जमीला उठकर चली गई। मुश्ताक साहब मेरे पास ही सोफ़े पर बैठ गए। इस कमरे में भी बिजली का हीटर चल रहा था, जिसकी वजह से कमरे की फ़िज़ा सर्द नहीं रही। मुश्ताक साहब बोले, करमदाद भाई तुम लोगों के पाकिस्तान पहुँचाने का काम इतना आसान नहीं है, बल्कि अगर सोचा जाए तो जो हालात इस वक्त हैं, इन हालात में तुम्हारा बॉर्डर क्रॉस करना नामुमकिन है। भारत और पाकिस्तान की जंग अगरचे ख़त्म हो चुकी है, मगर दोनों मुल्कों की फ़ौजें सरहदों पर मोर्चा बंद है। मैंने कहा हम पाकिस्तानी सफारत खाने चले जाएं तो हमारी मुश्किल हल हो सकती है। मुश्ताक साहब बोले, इसका मतलब है कि तुम्हें हालात की संगीनी का बिल्कुल इल्म नहीं है। मियाँ करमदाद, दोनों मुल्कों के सफारत खाने अभी तक बंद हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना खुला होता तो कोई मसला ही नहीं था। मैंने कुछ सोच कर कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बॉर्डर क्रॉस करने की बजाय यहाँ से बर्मा या दुबई की तरफ निकल जाएं? मुश्ताक साहब बोले, हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भी चेकिंग बड़ी सख्त होगी, वहाँ तो तुम लोग फ़ौरन पकड़े जाओगे। जहाँ तक तुम्हारी इंडिया से बर्मा की तरफ निकलने का सवाल है तो इस सिलसिले में हाजी फरीद अहमद साहब ही कुछ बता सकते हैं, क्योंकि वो कोलकाता में रहते हैं और बर्मा की तरफ बहरी जहाज़ कोलकाता की बंदरगाह से ही चलते हैं। मैं इनसे फ़ोन पर बात करता हूँ। मुझे यकीन है कि अगर वो इस पोजीशन में हुए तो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। तब तक तुम इसी मकान में रहो। रात 10 बजे के करीब मुश्ताक साहब चले गए। मैं बेडरूम में गया तो जमीला लिहाफ ओढ़े गहरी नींद सो रही थी। सोने से पहले इसने बिजली का हीटर बंद कर दिया था। मैं दूसरे पलंग पर लेट गया। जहन में तरह तरह की तरकीबें आ रही थी, मगर इंडिया से कोई राह फरार दिखाई नहीं देती थी। दूसरे रोज़ मेरी जल्दी आँख खुल गई। दिन निकला ही था। जमीला अभी तक सो रही थी। मैंने इसे जगाना मुनासिब ना ख्याल किया। न जाने वो कब से जाग रही थी। मुलाजिम चचा खैरदीन किचन में चाय तैयार कर रहा था। सर्दी अपने जोबन पर थी। खैरदीन ने नाश्ते का पूछा तो मैंने कहा कि बेगम सो रही हैं, उठेंगी तो नाश्ता करेंगी। मैंने सिर्फ चाय की एक प्याली पी और वापस बेडरूम में आ गया। जमीला ने पहलू बदला। मैंने इसे ना बुलाया। थोड़ी देर बाद इसने लिहाफ हटाकर मेरी तरफ देखा, फिर खुद ही उठ बैठी। मैंने पूछा, अब तबीयत कैसी है जमीला? वो अपने बालों को पीछे बांधते हुए बोली, बड़ी मुद्दत बाद गहरी नींद सोई हूँ। तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। हमने बेडरूम में ही नाश्ता किया। मैंने वो सारी बातें जमीला को बता दी जो मेरे और मुश्ताक साहब के दरमियान बॉर्डर क्रॉस करने के सिलसिले में हुई थी। वो खामोशी से सुनती रही। कहने लगी, क्यों ना हम वापस बांग्लादेश चले जाएं? वहाँ के हालात अब ठीक हो गए होंगे। वहाँ हमारा मकान भी है, दुकान भी है। मैंने कहा, बांग्लादेश गए तो मुझे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरफ वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, एक उम्मीद है कि शायद कोलकाता वाले फरीद अहमद साहब हमारे रंगून की तरफ निकल जाने का कोई बंदोबस्त करा दें। बहरी जहाज़ में ना सही, हम बर्मा की सरहद भी क्रॉस कर सकते हैं। इस तरफ तो बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं होगी। जमीला ने कोई जवाब न दिया, अपनी कोई राय जाहिर न की। 11 बजे मुश्ताक साहब गाड़ी में आ गए। वो जमीला के लिए और मेरे लिए नए कपड़े लाए थे। कहने लगे, भाभी के लिए मैं 2 साड़ियाँ ही लाया हूँ, यहाँ यही पहनावा ठीक रहेगा। एक गर्म ऊनी जर्सी और लेडीज़ कोट भी लाया हूँ।
जमीला ने मुश्ताक साहब का शुक्रिया अदा किया तो कहने लगी, भाई आप हमारी भाभी भी हैं और हमारे बच्चों की तरह भी हैं। मियाँ करमदाद, तुम्हारे लिए ये गर्म पतलून और कमीज़ों का जोड़ा है। जैकेट तुम्हारे पास पहले से ही है, अगर कहोगे तो नई गर्म जैकेट भी आ जाएगी। मैंने कहा, मुश्ताक साहब मेरी ये पुरानी जैकेट काफ़ी गर्म और ठीक ठाक है, नई की ज़रूरत नहीं है। कहने लगे, मैंने कोलकाता हाजी फरीद साहब को फ़ोन किया था, वो दुकान पर नहीं थे। नौकर ने कहा मार्केट गए हुए हैं, दोपहर के बाद फिर फ़ोन करूँगा, जो बात हुई तुम्हें रात को आकर बताऊँगा। कुछ देर बैठकर मुश्ताक साहिब चले गए। जब शाम का अंधेरा हो गया तो जमीला ने मुझसे कहा, क्यों ना थोड़ी देर बाहर चल फिर लें, मैं तो यहाँ बैठी बैठी बोर हो गई हूँ। मैंने कहा, मुश्ताक साहब ने बाहर निकलने से मना कर रखा है। वो बोली, शाम हो गई है, यहाँ अंधेरे में हमें कौन देखेगा, आओ थोड़ी देर बाहर टहलते हैं। मेरा ताज़ा हवा में जाने को दिल चाहता है, हम मकान के करीब ही रहेंगे। मैंने सोचा हम मकान के पीछे जो वीरान जगह है वहाँ थोड़ी देर टहल लेते हैं, इस तरह जमीला की तबीयत बहाल हो जाएगी। मैं इसे लेकर मकान के पीछे आ गया। ये गैर आबाद खुला मैदान था जहाँ किसी तारीखी इमारत का शिकस्ता खंडर था। मैंने इस खंडर को दिन के वक्त देखा था। शाम काफ़ी गहरी हो गई थी, सख्त सर्दी की वजह से कोहरा फैला हुआ था। जमीला ने गर्म लेडी कोट पहन रखा था, मैंने भी जैकेट के बटन ऊपर तक बंद किए हुए थे। हम मकान के करीब ही टहलने लगे। मैं इसे कहने लगा, खुदा ने चाहा तो हम बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, बड़ी मुसीबत कट गई है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। अंधेरे में काफ़ी दूर दूर मकानों की रोशनियां झिलमिला रही थीं। हम टहलते टहलते वो सीधा खंडर तक चले गए। वहाँ से वापस आने लगे तो जमीला बोली, ये कोई तारीखी जगह मालूम होती है। रात के बढ़ते हुए अंधेरे में खंडर की बारादरी एक भूत की तरह लग रही थी। मैंने कहा, दिल्ली शहर इस किस्म के खंडरात से भरा पड़ा है, चलो वापस चलते हैं। वो बोली, इस खंडर के अंदर जाकर देखते हैं। मैंने कहा, पागल हो गई हो, वहाँ सिवाय मिट्टी और पत्थरों के और क्या होगा। वो जिद करने लगी तो मैंने इसे डांट दिया। वो आजरदा सी हो गई। मैंने इसे आहिस्ता से अपने साथ लगाया और कहा, जमीला रात के वक्त ऐसी जगहों पर नहीं जाया करती, क्या खबर वहाँ कोई जिन भूत हो, ऐसी जगह ऐसे भी हुआ करती हैं। इसने कोई जवाब न दिया और मेरे साथ वापस मुड़ गई। मैं टहलते टहलते दोबारा खंडर की तरफ न गया बल्कि दूसरी तरफ निकल गया। हम कोई 50 कदमों के अंदर अंदर टहल रहे थे। मैंने महसूस किया कि जमीला बार बार निगाहें उठाकर खंडर की तरफ देख लेती है, जो अब रात की तारीकी में किसी स्याफाम चुड़ैल का सर मालूम हो रहा था। मैंने कहा, सर्दी ज़्यादा हो गई है, वापस आ जाओ। मकान में आकर वो बिस्तर में लेट गई और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैं किचन में चला गया जहाँ मुलाजिम बूढ़ा खाना तैयार कर रहा था। मैंने बातों ही बातों में इससे मकान के पिछवाड़े वाले खंडर के मुतालिक पूछा तो इसने कहा, इस खंडर के बारे में कई कहानियाँ मशहूर हैं। कोई कहता है यहाँ बादशाह अकबर का हाथी दफन है, कोई कहता है ये मरहटा सरदार होलकर की सपेरन बीवी की मुड़ी है। हमने तो इसे बचपन के ज़माने में इसी तरह देखा था। सपेरन के नाम से मैं चौंका। मैंने मजीद कुरेदते हुए पूछा, मरहटा सरदार की सपेरन बीवी कौन थी? चचा खैरदीन बोला, मियाँ कहते हैं कि जब मरहटे दिल्ली पर हल्ला बोल रहे थे और इनको यहाँ आना जाना लगा रहता था तो एक बार मरहटा सरदार होलकर ने यहाँ पड़ाव डाल लगा था। यहाँ सपेरों की बस्ती थी। इसने एक सपेरन को देखा जो बहुत खूबसूरत थी। सरदार होलकर ने इससे शादी कर ली। कहते हैं शादी की पहली रात सपेरन को किसी नाग ने डस लिया और वो मर गई। लोग कहते हैं कि ये नाग इसी सपेरन से मोहब्बत करता था जो खुद भी एक नागिन थी। सरदार होलकर ने इसी जगह सपेरन को चिता में नजर आतिश किया और इसकी याद में एक मुड़ी बना दी। चुनाचा इस खंडर को लोग नागिन की मुड़ी कहकर भी पुकारते हैं। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। जमीला पर सांपों के जो मंत्र फूके गए हैं, कहीं उन्होंने अपना असर दिखाना शुरू तो नहीं कर दिया। मैं परेशान सा होकर वापस कमरे में आया तो जमीला सो रही थी। रात भर मैं पूरी तरह से नींद न ले सका। मुश्ताक साहब ने रात को आने का कहा था मगर वो दूसरे दिन दोपहर के वक्त आए। कहने लगे, कोलकाता में हाजी फरीद अहमद से मेरी बात हो गई है। मैंने इन्हें सारी बात समझा दी थी। उन्होंने कहा है कि करमदाद और भाभी को अभी दिल्ली में ही कुछ रोज़ रखो, इतनी देर मैं यहाँ मालूम करता हूँ कि इन्हें बर्मा की तरफ भिजवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ उम्मीद बंध गई है। मुश्ताक साहब ने मजीद कहा, हाजी साहब को भाभी के वापस मिल जाने की बड़ी खुशी हुई है, वो तुम्हें मुबारकबाद दे रहे थे। मैंने बातों बातों में मुश्ताक साहब से भी सपेरन की मुड़ी के खंडरात के बारे में पूछा तो वो बोले, अरे मियाँ, यहाँ मुग़लों से पहले के किसी हिंदू राजा की पालतू बिल्ली सफ़र के दौरान मर गई थी। राजा ने इस जगह इसकी चिता बनाकर इसे बाकायदा हिंदुओं की रस्म के मुताबिक जलाया था, फिर इसने बिल्ली की मुड़ी बना दी। मैंने कहा, मैंने सुना है कि यह किसी सपेरन की मुड़ी है जो असल में नागिन थी। मुश्ताक साहब कहका लगाकर हंस पड़े, बोले, भाई करमदाद, दिल्ली में तुम्हें बड़े दास्तान गो मिलेंगे, हर एक के पास नई कहानी होगी। इस खंडर में दिन के वक्त एक कुमियार अपने गधे बांधता है, बेशक जाकर देख लो। मुश्ताक साहब पर मुझे एतमाद था। इनकी बातों ने मेरे तोहमात को मेरे जहन से निकाल दिया। मेरा ये शक भी ख़त्म हो गया कि जमीला पर साम मंत्रों का असर नमदार होना शुरू हो गया है।
दरअसल मैं जिन हालात से गुजर कर आया था और जिन हालात में फंसा हुआ था, ये इनका तकाजा था कि मेरे दिल में इस किस्म के शक पैदा हों। मुश्ताक साहब ने मुझे ये भी बताया था कि इनका वो आदमी जो दिल्ली के सबसे बड़े बदमाश श्रीराज का दस्तराज है और इनका वाकफ़कार है, होटल में आया था। मैंने कहा क्या कह रहा था? मुश्ताक साहब ने कहा इसने तो कोई जिक्र नहीं किया था, चूँकि वो मेरा पुराना वाकफ़कार है और मुसलमान है। मैंने खुद ही बातों बातों में इससे तुम्हारी बीवी का जिक्र किया तो वो कहने लगा मुश्ताक भाई, वो औरत तो श्रीराज के गुरु देवगिरी के मंदिर से भी फरार हो गई है। श्रीराज को बड़ा दुख हुआ है। जिस औरत को उन्होंने अपनी गुरु की दासी बनाया था वो इन्हें धोखा दे गई। मैंने पूछा आपने और क्या कुछ मालूम किया? इसने ये भी बताया कि श्रीराज ने अपने ख़ास जासूसों को संबलपुर और देवगढ़ की जानिब रवाना कर दिया है ताकि वो जमीला को जहाँ कहीं भी हो पकड़ कर वापस गुरु देवगिरी के पास पहुँचा दें। ये तो इसकी गुमान में नहीं है कि तुम लोग दिल्ली में आ गए होगे। ये भी एक धड़का मुझे लग गया। मैंने मुश्ताक साहब से कहा मुश्ताक साहब, मेरा तो ख्याल है कि हमें जितनी जल्दी हो सके कोलकाता चले जाना चाहिए। यहाँ श्रीराज को हमारी बू मिल गई तो मुझे ख़तरा है कि कहीं जमीला फिर अगवा ना हो जाए। मैं यहाँ अजनबी हूँ, सिवाय आपके मुझे यहाँ कोई नहीं जानता और इस बदमाश श्रीराज के हाथ बड़े लंबे हैं।